नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ नए पी क्यू बाई के साथ में। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से सभी आ जाइएगा ऑनलाइन और सभी एक बार जल्दी से मार दीजिएगा भाई, अंगूठा लगा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई तो आपको मालूम है कि 24 सिर्फ सेकंड का मैं पेपर आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। और आप जानते ही हो, ये चेहरा नील सर जो कि हमारे यहाँ पर एनएसए रैंकर्स के डायरेक्टर है और मैं आपके यहाँ पर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपको मालूम हिंदी, तो ये एक परिवार है जहाँ पर आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ और प्लस हिंदी की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करने के लिए मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबके साथ हो जाओ तैयार जल्दी से। और हाँ, आखिर तक रुके रहना है, अंतिम प्रश्न तक आपको यहाँ पर देखना है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कैसे और क्या बताने वाला हूँ। चलिए भाई प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। चलिए भाई, पहला गद्यांश आ गया है, देखते हैं गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। गद्यांश क्या कहना चाह रहा है इसको देखते हैं अपने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तो गद्यांश हमारे यहाँ पर है कि जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। वैसा वैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ठीक है, नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। हाँ भाई, आपको अपने व्यवहार मृदुल बनाए रखना है। कठोरता, उद्दंडता और अखंड अक्कड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चा से दोनों बने। ठीक है, इस प्रकार नम्र और उच्चा से दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। भाई प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा चलो देखते हैं। यानी गद्यांश के आधार पर पूछा है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। ते अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, नम्र और उच्च से दोनों बनो। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, इन्होंने क्लियर नहीं किया है यहाँ पर। लेकिन मैं बता सकता हूँ जिस उसकी इसका आंसर बी था, पेपर में आया था तो इसका आंसर बी था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लगाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रश्न को चलते देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। भाई जल्दी से बताइएगा, आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से इनमें से किसका उत्तर क्या है, कोमल है। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, कोमल पूछा जा रहा है आपसे, तो आप देख सकते हैं ये क्या पूछा जा रहा है, कोमल है। इसका उत्तर क्या है, कहते घन होना चाहिए, नहीं। निश्चित होना चाहिए, नहीं। उद्दंड। कोमल का मृदुल क्या होता है, मृदुल होता है। क्या होता है बच्चों, मृदुल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। जब ये शीर्षक आता है तो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि साहब शीर्षक नहीं पढ़वा पाए, लेकिन यहाँ पर बार बार क्या बात कही जा रही है। आओ जब मैं देख लेता हूँ, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। बार बार हमारे पर किस चीज की बात कही जा रही है। मनुष्य जीवन में फैसले करता है, आत्मनिर्भर बनता है। आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर एक ही चीज निकल के आते हैं बच्चों, और वो निकल के आती है क्या, आत्मनिर्भरता। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हमारे यहाँ पर। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हाँ भाई, बुद्धिमानों की सलाह को पूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर,
विश्वासपात मित्र का सहारा लेकर या अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जरा देखो सही ढंग से, पूरा पढ़ के मैं आपसे दोबारा सिखा दूंगा कि अपने विचार और निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाए रख कर, हाँ जी, यानी कि हमारे यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं पीछे आकर के, कि हम अपने जीवन के फैसले कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो हमारे पास अपने विचार और निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए। अगला सवाल, व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, या मन को मरने नहीं देती, या नम्र और उत्साह से बनाती है। अभी आप लोग देखिएगा, वहां पर हमने पढ़ रहे थे और हम बता रहे थे व्यवहार की मृदुलता हमें क्या बनाती है, पता है क्या बनाती है? नम्र बनाती है, ठीक है, और उत्साह से बनाती है। हमारे पास में आंसर सी होगा हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका। चेक कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस भाई? कबीर के जो दो हैं हमारे यहाँ पर उलटबाजियां हैं, वो कहते हैं, अगर आप कहें कि इसमें सर ये होगा क्या, सर इसमें ये होगा क्या, सर इसमें होगा, सर ये होगा, तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों की बात बताता हूँ यहाँ पर कि इनके बारे में बात करें तो कबीर की जो वो है उलटबाजियां हैं दो हैं, उनमें पता है किसका प्रयोग किया जाता है हमारे पास में? आश्चर्य का। किसका? आश्चर्य का, यानी कि ना होती हुई चीजों के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है, इस वजह से उसमें अद्भुत रस। हाँ जी, कबीर के जितने भी दोहे हमारे पास में अद्भुत रस में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिएगा। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जल्दी से भाई उत्तर दीजिए, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। अब ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। देखिएगा, आपको यहाँ बता देता हूँ ना, और ना ही हमारे पास 10 मन तेल की बात की जाती है। हमारे यहाँ पर बात की जाती है प्यारे बच्चों, और वो की जाती है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ जी, ये हमारे यहाँ पर सटीक लोकोक्ति है जो परीक्षा में पूछने के लिए तो बोलते हैं भी है भाई। कभी किसी ने कोई बात कही होती है, मुझसे बोलते हैं यार तुम तो ऐसी बात करो, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी हमारे यहाँ पर। आगे चलते हैं, सवाल आगे पहुंच के जरा आइए, निम्नलिखित में से समरूपी जोड़ा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? समरूपी भिन्नात्मक जोड़े के बारे में, यानी कि हमारे यहाँ पर अस्त्र शस्त्र है ना आते हैं पूछने के लिए, है तरणी तरण ऐसे आते हैं हमारे पास पूछने के लिए। तो सुनती देखिए, जब यहाँ पर अवधेय दिया गया है, जब अवधेय दिया गया है तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से दिया जाना चाहिए था। अवधि दी है तो यहाँ पर अवधि बिल्कुल सही है भाई। अनुचर का नौकर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई। हमारे पास इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? अवधि और अवधि। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आइएगा। इस अवधि का मतलब होता है हमारे पास में समय का, कोई समय काल के, और इस अवधि का मतलब होता है हमारे यहाँ पर एक बोली। अवधि बोली है ना हमारे पास में, अवधि बोली है ना वो वाली, इसका मतलब ये सही है हमारे पास में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, चरण कमर में समास होगा। तो हमारे यहाँ पर इसका चरण कमर में, जल्दी से तो जब तो मैं समझा रहा हूँ, देखिए जरा, ये हो जाता है हमारे यहाँ पर कमल के समान चरण जो, आप के समान है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास में जब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, जब पहला पद हमारे पास में उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसका आंसर हमारे पास में बी है, यानी कि कर्मधारय समास होता है। सरोज, हाँ भाई, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिएगा, बताइए जल्दी से, सरोज किसका पर्यायवाची है हमारे यहाँ पर? जल्दी से बताइएगा यहाँ पर। अरे
आइए, सरोज का मतलब आपके यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर अरविंद। और आपको मालूम है कि ये हमारे पास में कमल का पर्यायवाची होता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एनालाइज होना है आपको सब चीजों के बारे में। कुमुद जो है आपके यहाँ पर गुलाब, सीरीज, ये अलग अलग है पर्यायवाची। आइएगा आगे चलते हैं और देखते हैं। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत। अच्छा, अस्थिर यानी कि जिसका विचार स्थिर ना रहते हो, बदलते रहते हो, वो कुछ भी नहीं कर पाता, यानी भटका हुआ इंसान। तो या में धूल के भीतर पोल नहीं होगा, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ढाक के तीन पात तख्त या तख्ता। चलिए भाई, इसका आंसर हमारे पास में ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुविधा में रहने वाला, यानी आप चार वाला दुविधा में रहता है, उसे वो कुछ नहीं कर पाता है, ना माया मिलती है ना उसे राम मिलते हैं। अगला सवाल, सही अर्थ वाला शब्द युग कौन सा होगा? सर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि इस सर के लिए ये सर बिल्कुल सही है, लेकिन इस सर के लिए ये गलत है। यहाँ तालाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तालाब होना चाहिए। या फिर हमारे यहाँ पर सिर, खोपड़ी होता है, या सिर होना चाहिए था। ये गलत हो गया भाई। आकार और आकृति, अब भाई यहाँ पर आकार और आकृति, आकार है और आकार में से आकृति बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुल का ये वंश सही है बिल्कुल, लेकिन हमारे पास में कुल का बड़ा शीतल नहीं होता, कुल का ये होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। ये देखिए जरा यहाँ पर। और हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे यहाँ पर। ये भी गलत है भाई। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए भाई, बी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से भाई, अगर वीडियो आप देख ही रहे हो तो भाई एक बार लाइक तो बनता ही है, और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर मिल सके। आगे चलते हैं और देखते हैं। मनोबल में कौन सी संधि है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये वाली देखिए, यहाँ से ये वाली संधि कई बार, यानी कि मैं अगर देख रहा हूँ कि ये पुलिस का पेपर हुआ है, ये तीसरी बार परीक्षा में पूछने के, मतलब इसी के जैसे तीसरी बार सवाल आया है पूछने के लिए। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को यहाँ पर, कि हमारे यहाँ पर जो छोटा ओ होता है और उसके बाद अगर व्यंजन आता है, तो ये हमेशा किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। जैसे कि हमने देखा, आपके यहाँ पर इधर देखिएगा, मनोरोगी, तो यहाँ पास में क्या हो जाता है पता है? मन है प्लस रोगी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? मनोबल है, तो मनोबल का क्या टूट जाएगा पता है? मन है प्लस बल टूट जाएगा। यानी कि जिनके पीछे ये लगा होता है, उनको हम क्या कहते हैं आपको मालूम है? विसर्ग संधि। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ठीक है। चलो, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो आप भाई धुआं बखेर दोगे। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है? हाँ भाई, अनुचित का मतलब जानते हो? सही नहीं है। पहले तो बात देखिए, सवाल समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब उचित नहीं है। उचित नहीं है, समझे? गलत है। तो आए को देख लेते हैं क्या है। चंद्र का प्रकाश, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? चंद्र प्रकाश। चंद्र का प्रकाश सही है। जल की धारा, तो क्या हो जाएगा? जल धारा। कोई दिक्कत नहीं है। वन में वास, ये क्या हो जाएगा? वन वास। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है? देश पर निकाला, ये पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा से। जब से आएगा तो हमारे पास में हो जाता क्या? देश निकाला। इस वजह से हमारे यहाँ पर गलती कहाँ की है? यहाँ की है। और इसलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर है देश से निकाला, यानी कि ए। ओके प्यारे बच्चों, चेक कर लो भाई, देख लो अच्छे तरीका से। अगला सवाल, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से उत्तर दो, बताइए। 52 है, 51 है, 50 या 53 है? देखिए, आज हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है, तो मैं एक बात बता दे रहा हूं कि एक ये वाला है, ये इसको हमारे पास में
विशेष व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया। जी, विशेष व्यंजन में। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास में 2024 में इसे स्वीकार किया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मराठी भाषा का है और मराठी भाषा में ये ला के स्थान पर लिया गया। इसके पर ला के स्थान पर लिया गया है। तो यानी कि पहले हमारे पास में बामन थी, एक और प्लस हो गया, टोटल हो जाती 53। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास में? ए आंसर सही। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। अगला सवाल चेक करते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हमारे यहाँ पर ये वाला वर्ग होता है, ये कहलाता है कंठ, ये कहलाता है तालव्य, ये कहलाता है मूर्धा, ठीक है, ये कहलाता है दंत्य, और ये कहलाता है ओष्ठ। क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। अब ये कौन से का है? का, खा, गा, घा। तो हमारे पास में कौन सा है? ये का वर्ग का है, और का वर्ग का हमारे पास में कौन सा है? कंठ। आपको उत्तर मिलेगा सीधा सीधा भाई, आपको सीधा सीधा उत्तर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। घोड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? भैया समास आप किस वाले पेपर में बड़े आ गए। घोड़दौड़, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में घोड़ों की दौड़, और घोड़ों की दौड़ हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो क्या इसमें तत्पुरुष समास है? बिल्कुल है मेरे प्यारे बच्चों, ले लीजिएगा, आपको एक उत्तर मिलता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अंधा युग किसकी रचना है? ओफो भाई, मैं जब बच्चों को लिखाता हूँ रचना और रचनाकार, पता मैं एक ही रचनाकार की कौन कौन से काव्य हैं, कौन कौन से निबंध हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ पर जो है उसकी कहानियां हैं, कौन सा व्यंग है, कौन सी आत्मकथा है, एक राइटर की मैं एक राइटर से संबंधित जितने भी पॉइंट होते हैं सब लिखाता हूँ, सब करवाता हूँ। और अंधा युग जो है हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों है धर्मवीर भारती। और आपको याद होना चाहिए, ये धर्मवीर भारती की जितनी ज्यादा रचना है सब देशभक्ति पर हमारे पास, अंधे नगरी सब इन्हीं की हैं। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहले तो हमें ये देखना है ये पूछ क्या रहा है, शुद्ध वाक्य पूछा है हमसे, ठीक है। और शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो हमें शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है। आइए, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, होगी होना चाहिए, यहाँ होगा है तो गलत है ये वाला। आतंकवादी को रिहा करना मूर्खता होगा, है ना। आतंकवाद, आतंकियों को, आतंकवादियों को, चलो ये तो वैसे आतंकियों कर दिया, ये भी गलत है हमारे पास में। आतंकवादी को यहाँ करना मूर्खता होगी, बिल्कुल सही है भाई, और कोई उत्तर सही नहीं है इसका। बच्चों आपका उत्तर हो जाता है क्या? आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, इसीलिए भाई। चलिए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या बात है, ठीक है। मैं जैनेन्द्र के बारे में बात करता हूँ, बड़े ही अच्छे राइटर्स हैं हमारे ये वाले। इनको हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है 1966 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, 1965 में, सॉरी, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1971 में। हाँ जी, सॉरी। तो जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस पुरस्कार का नाम है हमारे पास में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरस्वती नहीं है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। साहित्य अकेडमी, था ध्वनि है। तो अभी अभी देखो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, कंठ कौन सा था? कावन, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था तालव्य क्या था? चावल। फिर मैंने आपको मूर्धा
क्या बताया था? टा वर्ग। और ये किसका है? टा था डा। तो हमारे पास में इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप देख सकते हैं ये हो जाएगा भाई, तालब में हमारे पास में का वर्ग आता है, सॉरी तालब में हमारे पास में बच्चों, सॉरी का वर्ग में हमारे पास में चा वर्ग आता है, कंठ में का वर्ग आता है, और ये पा वर्ग आता है। और आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास में था, ये किस वर्ग का है? टा वर्ग का है। ओके, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर अगर इसको हम देखते हैं अपने यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, मेघा वारिधा बिल्कुल सही है। समुद्र सरस्वती का बारिश बिल्कुल सही है। समुद्र का आदित्य नहीं, आदित्य तो मेरे प्यारे बच्चों सूर्य का होता है, इस वजह से यही गलत है। शरीर का करे, हमें आंसर मिल चुका है, सी है भाई। आगे की तरफ चलते हैं। सोट छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है? देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, दरअसल क्या है हमारे यहाँ पर, इधर देखो बच्चों, दोहे का उल्टा होता है हमारे पास में सोट का। क्या होता है? सोट। और सोट की खास बात होती है कि इसके पहले और तीसरे चरण में होती है 11-11 मात्रा, और प्यारे बच्चों दूसरे और चौथे चरण में होती है 13-13। जस्ट इसका उल्टा कर दे तो इसका उल्टा हो जाता है दोहा, कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? विषम। और आपको मालूम विषम कौन सा होता है हमारे पास में? पहला और तीसरा। तो यानी कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 11-11। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर सही। डी आंसर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा अच्छे तरीका से, ठीक है। चलो अगला, के लिए किस कारक का चिन्ह है? आई यार सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अब फिर पढ़ा दे रहा हूं, समझा दे। देखिएगा, कर्ता में हमेशा ने आएगा, कर्म में वो आता है, ठीक है, कारण में हमारे पास में से आता है वो प्लस वाला। फिर आपको मालूम है कि संप्रदान जो होता है, संप्रदान में आता है के लिए, ठीक है। फिर आता है अपादान, और अपादान में आता है हमारे पास में से, वो भी कौन सा? माइनस वाला। और आपको मालूम है कि संबंध के बारे में बात करता हूं तो इसमें क्या आता है? ता की के। और फिर मैं अगर आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों अधिकरण के बारे में, तो अधिकरण में आता है मैं या फिर पर। और फिर होता है हमारे पास में संबोधन, और संबोधन के बारे में आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या आता है? हे, अजी, सुनो, आदि। मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट बना दी है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए हमारे पास में आता है प्यारे बच्चों संप्रदान के लिए। हाँ भाई, तो संबंध में देखिए अपादान में मैंने अभी बताया ना आपको, अपादान में आता है से, लेकिन कौन सा? माइनस वाला आता है। क्रम में क्या आता है? को आता है। संबंध में आगे देखो वहां पर का की के, ये लीजिए सवाल सीधा आपके सामने, कैसा सवाल आया, यहाँ से आप गलती नहीं होगी आपसे। चलो जल्दी से अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, इंद्रिय का विशेष क्या होगा? भैया बड़ा ही प्यारा है आपके यहाँ पर, इंद्रिय से सीधा सीधा इंद्रिय, इंद्रिय भाववाचक संज्ञा में आता है हमारे पास में भाई, ठीक है ना। और मैं जब भी आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ाता हूं तो भाववाचक संज्ञा 5 से मिलकर बनती है हमारे पास, जाति से भाव, सर्वनाम से भाव, विशेषण से भाव, क्रिया से भाव और अव्यय से भाव। तो वहां पर मैं लिखाता हूं कि कैसे हमारे पास में विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। जब मेरी आप डिस्क्रिप्टिव क्लास रहेगी तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चों। तो बड़ा इसका आंसर आएगा हमारे पास इंद्रिय। हाँ जी, इंद्रिय, ये हमारे पास में विशेषण है और वो भाववाचक संज्ञा है। देख लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। अगला सवाल क्या कहता है? हाँ,
अनुरूप में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताइए, जब तक उत्तर दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, जब तक देखिएगा। हमारे यहाँ पर अगर लग जाए कभी भी शब्द के आगे यथा, लग जाए प्रति, लग जाए पे, लग जाए पा, लग जाए आ, ठीक है ना, लग जाए पा और लग जाए अनु, अगर ऐसे हमारे पास में किसी शब्द के आगे लग रहे हैं, यानी कि वह हमारे यहाँ पर कहलाता है, पता है क्या? अव्ययीभाव समास। जी बेटा, अनुकूल, अनुरूप, ये सब हमारे पास में किसमें आता है? अव्ययीभाव समास में आता है। आगे का सवाल, लोकायतन कृति के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? हाय, बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई भाई हाँ भाई, रामविलास शर्मा, ठीक है, या फिर हमारे पास में जो है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पुरस्कार जो दिया गया था, ना तो केदारनाथ को दिया गया था, ठीक है, ना ही केदारनाथ, ना ही गोविंद मिश्र, ना ही सुंदर, रामविलास शर्मा को दिया गया था। हाँ जी, रामविलास शर्मा को दिया गया था, और वो भी अपने यहाँ पर 1965 में दिया गया, 1965 में दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है, ठीक। और मैं जब पुरस्कार पढ़ाता हूँ, सभी पुरस्कारों के बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार, युवा पुरस्कार, ठीक है, प्रेमचंद पुरस्कार, सारे पुरस्कार लिखाता हूँ। जब आप पढ़ेंगे पुरस्कार तो आपको समझ में सारी बातें आएंगी। इनमें कौन सा पुल्लिंग है? हाँ भाई, क्या पूछा जा रहा है? पुल्लिंग पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं भाई, पुल्लिंग में भाषा अच्छी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। माया मिल गई, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। दया कर दी, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आपका आभार मानता हूं, है ना, आपका आभार बड़ा है, यानी ये क्या है? पुरुष। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइएगा। पशु पाशु पर्ण का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म। तो देख लेते हैं भाई, पशु का जानवर होता है, तो जानवर एक यहाँ पर भी, जानवर एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये दोनों हटा दिए जाते हैं। पर पर मीन्स होता है प्रतिज्ञा, और तो यहाँ पर मूल्य दे रखा है, जो पासु का मूल्य होता है। वेरी गुड भाई, हमें आंसर मिल चुका है, आंसर है पहला वाला। आंसर पहला वाला भाई हमारे पास में, जानवर मूल्य प्रतिज्ञा, ये सही होगा इसके बारे में भाई, ये सही होगा। चलो अगला। आ उपसर्ग से बना शब्द है, क्या बात है, बताइए भाई, उत्तर देते जाइए आप लोग। चलो, इसमें है पका, इसके आगे क्या लगा है? आद, ये तो होगा नहीं। गत में से होता है हमारे पास में आना, और इसमें क्या लगा है? आओ, तो ये भी नहीं होगा। फिर लगा है हमारे पास में हित, और इसमें क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों? अन, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास में क्या है? था, पर ये बड़े तरीके से समझाया है। अगला सवाल, अमीय का पर्यायवाची है, अमीय का पर्यायवाची है हमारे पास में, जल्दी से बताइए। अमीय, अमीय क्या होता है? कहाँ है? रुक जाओ, ये, हाँ भाई, आम्र नहीं, आम्र नहीं होता है, सुधा भी नहीं होता है, विधुक नहीं होता है, क्या होता है? विष, जहर। जी बेटा, बिल्कुल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? भाई संधि के आपको दो बार आ गए, संधि का बता रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए जब तक मैं आपको समझाता हूँ। नमः
प्लस का। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगी विस्तारित संधि। मनोहर, ये हो जाएगा मन है प्लस हर, इसमें भी हो जाएगी विस्तारित संधि। संयोग, तो इसका हो जाएगा सम प्लस योग, ये हो जाएगा बड़ा व्यंजक संधि। पवन, ये हो जाएगा पौधन अन, और मेरे बच्चों इसमें होगा अयादि संधि। और अयादि संधि का किसका पार्ट है? ये स्वर संधि का पार्ट है। किसका है बच्चों? स्वर संधि का पार्ट है। तो आपके पास आंसर मिल जाता है। और आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पवन। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीका से, यहाँ पर बढ़िया तरीका से बच्चों। ठीक है, अगला सवाल। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िया, गीदड़े है, या फिर जो है गीदड़, या फिर गीदड़ी। बताइए जल्दी से। अब देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ असल क्या है। गीदड़ का हमारे यहाँ पर आयोग ने दो माने हैं इसके, गीदड़ी भी माना है और गीदड़िन भी माना है। पर लेकिन हमारे यहाँ गीदड़िया कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है इसको आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे गीदड़िन। हाँ, गीदड़िया नहीं होता है। गीदड़ी भी सही माना गया है और गीदड़िन भी सही माना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है हमारे पास में? देखिए, संदिग्ध भूत तुम्हारे पास आएगा नहीं, इसमें आएगा हमारे पास में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है ना? नहीं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सामान्य वर्तमान में क्या आता है? ता है, ती है, पढ़ता है, खाता है, जाता है, पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में नहीं आएगा, अपूर्ण वर्तमान में आता है हमारे पास में। ध्यान रखिएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। हाँ भाई बच्चों, तो ये आता है यानी कि क्रिया चल रही है, अपूर्ण है, इस वजह से इसे कहा जाता है हमारे पास में अपूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर मिलेगा आपको सी। हाँ भाई बच्चों, इसका आंसर बचेगा बच्चों आपको सी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल, भैया बहुत बढ़िया, आसन्न भूतकाल, ये भी देखिए अगर मैं बात कहूँ ये पुलिस वाली जो सीरीज चल रही है इसमें ये वाला सवाल अलग अलग तरीके से आसन्न भूतकाल वाला तीसरी बार फिर सवाल आया होगा, तीसरी बार। हाँ जी, अलग तीनों बार अलग तरीके से पूछा, लेकिन बात एक ही है, मैंने आपको बताया। और दोनों को ऑब्लिक करके भी पूछा गया है सेकंड वाले पेपर में। पहले पहले दिन जो पेपर हुआ था सेकंड वाले पेपर ऑब्लिक करके पूछा गया था। तो देखिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है मैं भी चलूं, तो यानी कि पूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। वे दिल्ली चले गए हैं, चले गए हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये हमारे पास में बहुत समय हो गया है बीते हुए, सामान्य भूतकाल है। मोहित तो स्कूल पहुंच चुका है, वेरी गुड भाई। चुका है, चुकी है, चुके हैं जब आता है तो ये आसन्न भूतकाल में आता है। और इसी में खाया है, पिया है, गया है, सुनाए कर दिया जाता है, तो ये पूर्ण भूतकाल में आ जाता है हमारे पास में। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों हमारे पास में एक ही में आते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, इसको अंग्रेजी में पता है हम क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम यहाँ कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। और कंजक्शन प्रयोग कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए। और कंजक्शन भी यानी कि समुच्चय बोधक भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, और नहीं पढ़ाया तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। व्यधिकरण और समानाधिकरण, व्यधिकरण के भी चार पार्ट होते हैं और हमारे पास में समानाधिकरण के भी चार पार्ट होते हैं। तो देखिएगा, अब देखिए जब यहाँ पर उन्होंने कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया है तो किसका प्रयोग कर दिया बताया? अल्पविराम का। इसका क्या? अल्पविराम का। चिड़िया पेड़ पर है तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सत्य पर इसमें भी नहीं है।
अब दरअसल क्या है कि इसमें क्या दे रखा है, और दे रखा है। अब और के माध्यम से ही हम यहाँ पर लगाएंगे अपना उत्तर, और इसमें सही हो जाएगा हमारे पास आंसर सी। आंसर सी सही हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या कहता है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला हमारे पास पता क्या कहलाता है, हमारे पास में कहलाता है कौन, पता है, कंजूस। क्या कहते हैं उससे हमारे पास में, ये बहुत ही कंजूस है ना। अब कंजूस को हमारे यहाँ पर संस्कृत में कहा जाता है कृपण। क्या कहा जाता है, कृपण। यानी अल्प व्यय नहीं है हमारे पास में, हमारे में है ना। कुछ लोग कंजूसी से धन व्यय करने वाला अल्प व्यय। अल्प व्यय तो वह है जो कम धन व्यय करता है, कंजूसी से बात कर रहा है। जो कंजूस से धन व्यय करता है उसे कंजूस कहते हैं। और इस वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या होगा पता है, कृपण आ जाएगा। कृपण आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कुल मिला के बात यह है बच्चों यहाँ पर कि आप लोगों को हमारा जो एनएस से कैरियर, सॉरी एनएस से जो हमारे पास रैंकर्स हैं, ये परिवार है जो आप लोगों को यहाँ पर रोजाना प्रतिदिन है रीजनिंग भी, मैथ भी, जीएस भी और हिंदी में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ पर मिल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों भाई एक तो हक बनता है हमारा कि आप लोग इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर के पास पहुंचाइएगा, है ना। अगर आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ कमी या अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा, जो नीचे लाइन चल रही है ना। और उस पर आपको हमारे संस्थान का मोबाइल नंबर मिला है, आप कॉल करके मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान यहाँ कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों कल फिर दोबारा से एक नए PYQ के साथ में आपसे मिलता हूँ। आज मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।